नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित की गई। अनौपचारिक रूप से हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। बैठक में पंचायत के चुनाव समय पर करवाने के लिए फैसला किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रबी की फसल की खरीद को लेकर भी चर्चा की गई है। प्रदेश में रबी के सीजन में सरसों की खरीद को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर भी आज बातचीत की गई है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने किसानों के आंदोलन पर बयान देते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन पर भी सरकार की निगाह लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में उपस्थित रहे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन को लेकर तमाम बयान दिए। मित्रों, वैसे तो हमारा ये अनौपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक करने का एक लगातार नियम चलता रहा है। थोड़ा कोविड के कारण से इस बार हम थोड़ी देरी से बैठे, तो भी आज बैठे थे तो अनऑफिशियली अनौपचारिक तौर पर बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर जैसे आज का वातावरण चल रहा है, ये जो किसानों का जो एक आंदोलन, खास करके दिल्ली में कुछ जगह पर किसान एकत्र होकर के और अपनी मांगों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कई दौर बातचीत के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके हो चुके हैं और एक जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है और मैं समझता हूँ कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने ज़रूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं, उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए तरीके से पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट आई और आगे जनवरी के अंदर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नई जो पंचायतें बननी थी उसकी भी कमेटी की बैठकें निरंतर हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्लोज इन पीरियड को 31 दिसंबर तक खोल दिया था। तो इन तमाम विषयों पर सबकी राय भी ली और ऑन टाइम इस इलेक्शन प्रोसेस को हरियाणा प्रदेश में हम कंडक्ट करेंगे। इसके लिए हमारी ओर से लिखित स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। साथ में आगामी जो फसलें हैं उसको बेहतरीन तरीके से कैसे खरीदा जाए, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और एडिशनल 1800 से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी तमाम लोगों के सुझाव भी लिए। क्योंकि सरसों एक ऐसी फसल होती है जिसको बड़ी मात्रा में हम खरीदते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी दक्षिणी हरियाणा के अलग अलग व्यूज़ थे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और कैसे हमारे जो बॉर्डर पे लोग हैं उनको आज हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 1000-1200 के बीच में एम्प्लॉयज़ मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपसे जानकारी चाहेंगे, अनौपचारिक रूप से हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए बल्वी, कल ये अनौपचारिक बैठक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान पर हुई और जो मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के मनोहर लाल, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। उनके साथ साथ 5 से 6 जो मंत्री थे वो भी मौजूद रहे। इसमें जो मुख्य मुद्दा रहा वो किसानों का लेकर रहा। किसानों को जो आ रही जिस तरह जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बॉर्डर पर, उस और कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई। और जो मुख्य और एक और जो विषय था वो है पंचायती चुनाव, जो कि फरवरी 23 तक प्रदेश में पंचायतों का समय खत्म हो रहा है और उससे पहले पहले चुनाव कराएं। तो उसके लिए जनवरी के माह में निश्चित किया गया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। जी पल्लवी।
तरह का जो है डिसाइड कर लिया गया है कि पंचायती राज चुनाव कब होंगे? और जिस तरह से जानकारी मिल रही है, खट्टर एक बार फिर से किसानों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि कोरोना काल है और ये ठंड का मौसम है, तो इसमें किसानों को जो है अपना धरने प्रदर्शन बंद कर देने चाहिए, क्योंकि सरकार जो केंद्र की सरकार है वो उनके कई मांगे जो है वो लिखित मानने को तैयार है और लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। तो इसलिए किसानों को जो है ये अपने धरने प्रदर्शन बंद कर देने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने ये कहा कि कई जो किसान संगठन है वो सरकार की बातों से सहमत है और कई जो संगठन है वो असहमत है। जबकि उन्होंने अपनी सरकार प्रदेश की सरकार के बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है वो एमएसपी पर कई फसलें खरीद रही है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने मूंग की जिक्र किया, मूंगफली का जिक्र किया और इस बार बाजरे की भी जो खरीद है वो एमएसपी पे की जा रही है। और वहीं डिप्टी सीएम ने ये कहा कि कई किसानों के जब बाजरे की जो फसल है नहीं खरीदी गई, इसलिए उनको आज से एक बार दोबारा से एमएसपी पर बाजरे की खरीद जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो उन्होंने ये गारंटी दी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, किसी भी हाल में एमएसपी खत्म नहीं होगी और जो मंडियां भी नहीं खत्म होंगी, नई मंडियों का निर्माण जारी है प्रदेश में। अगर उन्होंने अपना फिर एक बार बयान दोहराया कि अगर एमएसपी खत्म होती है तो राजनीति छोड़ देंगे। और वहीं डिप्टी सीएम ने भी ये बात कही कि जो उनकी जो सरकार में उनकी हिस्सेदारी है वो किसानों के लिए है। किसानों को जब तक हित रहेगा, जब तक वो सरकार का हिस्सा रहेंगे और जब एमएसपी नहीं मिलेगी किसानों को तो वो सरकार से किनारा कर लेंगे। जी पल्लवी। बिल्कुल अभिषेक, क्या लग रहा है, क्या वाकई में अब जेजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले? क्योंकि जेजेपी किसानों और युवाओं के मुद्दे को लेकर ही चुनावों में खड़ी हुई थी। अब ऐसे में जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो क्या इसे एक दबाव के तौर पर देखा जाए? देखिए, विपक्ष की ओर से जेजेपी नेताओं पर बहुत ही दबाव बनाया जा रहा है। उनके बयान भी इस तरह के आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को ये क्लियर करना चाहिए कि वो किसानों के साथ है या कुर्सी के साथ है। तो वहीं कई लंबे समय से दुष्यंत चौटाला मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन कल उनके निवास स्थान पर अनौपचारिक बैठक थी तो उन्होंने वह भी खुल के बोले और विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ दुष्यंत चौटाला से ज्यादा ही लगाव है, इसलिए दुष्यंत चौटाला के बारे में इस तरह का कहा जा रहा है। लेकिन जेजेपी का जिक्र करते हुए पार्टी का स्टैंड रुख उन्होंने स्पष्ट किया कि जेजेपी किसानों के साथ खड़ी है, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है और जो चौधरी देवीलाल की ये पार्टी है, उन्हीं के वंशजों की ये पार्टी है और देवीलाल जो है वो हमेशा किसानों के हित में खड़े रहे। तो उनके कभी भी इस तरह जेजेपी जो है किसानों से अहित होते हुए नहीं देखेगी। और जब तक सरकार, उनका ये कहना था, साफ तौर पे ये कहना था कि सरकार का वो हिस्सा इसलिए है ताकि किसानों के हित में फैसले लिए जा सके और जिस दिन किसानों के हित में फैसले नहीं होंगे वो इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, वो सरकार से अलग हो जाएंगे। वहीं उन्होंने ये रुख भी साफ किया कि कई जब सवाल किया गया उनसे कि कई विधायक जो हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, दिल्ली बॉर्डर पर जाके खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, मैं भी एक किसान हूं और हम किसानों के साथ हैं और 4, 5 या 6 का नहीं, सभी विधायक किसानों से जुड़े हुए हैं और कोई भी विधायक किसानों का अहित नहीं जाने। देखिए, आखिरी सवाल है, बताया जा रहा है कि बैठक में इस मसले पर भी चर्चा हुई है कि जिस तरह से हरियाणा में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बात कही है सीएम ने कि इसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है, इसे सुलझा लिया जाएगा। जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं इस मसले पर भी सरकार ध्यान दे रही है। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये स्पष्ट किया है कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है, सामान्य विषय है और इस पर इसको सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र ने भी के साथ जब किसानों के नेताओं की बैठक हुई तो उसमें भी ये विषय उठा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो उसी को एक दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि एक सामान्य विषय है, इसको जरूर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाएगा और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अहित नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की अनौपचारिक बैठक हुई है गुरुवार को और इस बैठक में तमाम जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई है और सबसे बड़ा मुद्दा कृषि कानूनों को लेकर रहा है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि एमएसपी पर किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है और एमएसपी लगातार बरकरार रहेगी।
तो डिप्टी सीएम ने बैठक को लेकर अहम जानकारी दी। वो उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए बैठक के बाद और उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि एमएसपी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। साथ ही जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों को, उनको लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसे सुलझा लिया जाएगा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों में गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार जहां किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसान कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों को समझाया कि जो कानून बने हैं वो उनके हक में है। अगर कोई समस्या कहीं पर आ रही है तो सरकार उस पर विचार के लिए तैयार है। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की अपील की, लेकिन किसान अब भी अपनी मांग पर अड़े हैं। कृषि मंत्री की अपील पर किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि पहले भी कई बार बात हो चुकी है। कानून रद्द करने से कम पर अब समझौता करने का सवाल ही नहीं है। किसानों ने इसके साथ ही आंदोलन को और तेज करने की भी चेतावनी दी है। किसान संगठनों ने गुरुवार को कहा कि सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें कुछ सुधार कर सकती हैं। सवाल ये उठता है कि खेती में केंद्रीय कानून क्यों बनाए गए, केवल कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए? किसानों की ओर से आगे कहा गया कि सरकार की प्रस्तुति बार बार जोर देकर कहती है कि ये कानून किसानों के लिए लाभदायक है, लेकिन सरकार कानूनों के विरोध के सवालों पर उत्तर देने से साफ बच रही है। किसानों ने सरकारी प्रस्ताव रद्द करके गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। अब आगे सवाल है कि किस तरह से क्या कुछ होगा, क्योंकि किसानों ने अपना आगे का रोड मैप बता दिया है, लेकिन सरकार का अगला रुख क्या होगा ये अब तक सामने नहीं आया है। सवाल है कि जब किसान अपनी मांगों पर अटल है और सरकार अपने स्टैंड पर अडिग है, तो नतीजा कैसे निकल पाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। किसान आंदोलन को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान जो है अभी भी उसी मुद्दे पड़े हुए हैं, यानी कि उसने सीधा सीधा कहा, सरकार से कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, यानी कृषि कानून वापस नहीं होगा, वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगातार बातचीत जरूर की जा रही है, यहाँ तक कि प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं और बातचीत के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है अगर किसी किसानों को कोई भी दिक्कतें हो रही हैं तो हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं, अगर उसमें कोई समाधान किया जा सकता है तो हम करने के लिए तैयार है। मगर जो प्रस्ताव दिया गया है वो प्रस्ताव भी किसानों की तरफ से ठुकरा दिया गया है, क्योंकि उनको वो प्रस्ताव मंजूर नहीं है और कहीं जो प्रस्ताव दिया गया है उसके अंदर किसानों का हित नहीं है बिल्कुल भी। तो किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि हम लगातार सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें पूरा देश बंद करना पड़े या राज्य बंद करने पड़े या राज्य मार्ग बंद करने पड़े या रेलवे मार्ग बंद करना पड़े, वो ऐसी सारी रास्ते अपनाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी। किसान जो है वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर कानून बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। जबकि कृषि मंत्री ने कल ही प्रेस वार्ता कर कहा है कि हम हर संशोधन के लिए तैयार हैं, हम एमएसपी पर कानून बनाने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर इस तरह की तकरार क्यों? जब एमएसपी पर कानून बन ही जाएगा तो फिर समस्या क्या आ रही है? और इसके अलावा पहले ये था कि आप एसडीएम से ऊपर लेवल पर अपनी शिकायत के लिए नहीं जा सकते थे, अब उसमें भी संशोधन के लिए सरकार तैयार है, तो अब कहाँ परेशानी है? देखिए, एक चीज समझनी होगी कि किसानों को अभी भी पूरी तरीके से इस कानून के बारे में या तो पता नहीं है या फिर जो जानकार है इसके, उन्होंने पूरी तरीके से या तो उनको बताया नहीं है। मगर बात करें सरकार की, तो सरकार भी पूरी तरीके से किसानों को समझा नहीं पा रही है, क्योंकि जिस वजह से तकरार बनी हुई है, अगर वो एमएसपी को लेकर जो तकरार है, किसानों को मन में जो दुविधा है, जब तक वो दूर नहीं करेगी वो तब तक इसी तरीके से दुविधा बनी रहेगी। मगर सरकार कह रही है कि एमएसपी पर अलग से कानून बनाएंगे, मगर वो जब कानून बनेगा तो उसके अंदर एक प्रक्रिया होगी और उसके अंदर एक टाइमिंग लगेगा। मगर उससे पहले जो किसानों को नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल को खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है, किसान जब भी इसीलिए बात पर अड़े हुए हैं क्योंकि जब तक एमएसपी पर कानून उनको बिठाकर नहीं बनाया जाएगा या उसमें संशोधन जो करना है वो जब तक उनसे सलाह लेकर नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनेगी। मगर सरकार अभी भी इस कानून को पीछे लेना नहीं चाह रही है, क्योंकि सिर्फ संशोधन के नाम पर कुछ फेरबदल किया जा रहा है और राज्य सरकारों को ऊपर भी डाला जा रहा है कि राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेवारी निभा सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर उनकी भी भूमिका बन रही है राज्य सरकारों की। तो राज्य सरकार किस तरीके से भूमिका निभाएगी वो जरूर देखना होगा। मगर राज्य सरकारों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो वो भी किसानों के पक्ष में है, मगर सरकार से डायरेक्ट बात करने की मूड में वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो वो भी डायरेक्ट सरकार से
बात करना नहीं चाह रही है और सिर्फ किसानों के साथ समर्थन देने के लिए ही खड़ी हुई है। यानी कि सीधे सीधे कहें, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए किसानों को यूज कर रही हैं, ना कि उनको जो उनकी मांगे हैं सरकार से बात करने की कोशिश करेगी। सरकार, जो राज्य सरकार है, वो भी डायरेक्ट केंद्र सरकार से बात कर सकती हैं, मगर वो भूमिका भी नहीं निभाई जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं दूरी जो बनती चली जा रही है वो खटास बन रही है, और इसी के लिए कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ा समझना होगा और सरकार को भी थोड़ा सा समझाना होगा। जब तक बैठ के बातचीत नहीं निकलेगी, इसका समाधान नहीं निकलने वाला। मगर बात करें बातचीतों की, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कह दिया गया है कि हमने बातचीत का दौर बहुत चलाया है और कोशिश भी की है सरकार की बात समझने की, मगर सरकार जो इस कानून को वापस क्यों नहीं ले रही है वो जरा समझा दे। क्योंकि कानून अगर बनाया गया है, सरकार कहती है कि जी किसानों के हक में है वो कानून, तो उनकी बेनिफिट उनको नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कंपनियां आपके खेतों से डायरेक्ट खरीद सकती हैं, मगर वो कितने रेट में खरीदेंगी, कैसे खरीदेंगी, या फिर उनका जो मिनिमम प्राइस होगा वो कितना होगा, ये चीज क्लियर नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से अभी भी दुविधा बनी हुई है किसानों के मन में। जी देखिए राजीव, अगर केंद्र चाहे तो कई रास्ते इसमें निकाल सकती है। बातचीत से तो रास्ता अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और चूंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि समवर्ती सूची में आता है, ये राज्य सरकारों का भी लुकआउट है। एपीएमसी राज्य सरकारों के अधीन है, तो राज्य सरकारों के पाले में भी गेंद डाली जा सकती है। केंद्र जो अपने कानून लागू करवाना चाहती है, उसमें संशोधन चाहती है, वो किया जा सकता है। रही बात एपीएमसी की, तो एपीएमसी राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी देख सकती हैं। देखिए, वही कहा ना, जैसे किसानों की तरफ से बेशक विपक्षी पार्टियां यानी कि राज्य सरकारें जितनी भी हैं, चाहे कांग्रेस हो, मुलायम सिंह की पार्टी हो, या फिर क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां किसानों को समर्थन देती नजर आ रही हैं, मगर सरकार से डायरेक्ट कोई भी बात नहीं कर रहा है। मतलब बात करना चाहे तो इनकी भी प्रक्रिया हो सकती है, मगर किसानों के साथ साथ खड़े हैं, सिर्फ सरकार से बात नहीं कर रहे हैं। मगर जो राज्य सरकार है वो अपनी भूमिका भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास भी इस कानून के अंदर फेरबदल करने के लिए या फिर कुछ संशोधन करने के लिए उनके पास भी रास्ते हैं, मगर वो भी रास्ता नहीं अपना रहे हैं। सिर्फ किसानों को उकसाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार से सीधे सीधा कानून वापस करवाया जाए। मगर वही बात करें कि कहीं ना कहीं दुविधा जरूर है, और कहीं ना कहीं किसानों के मन में वहम डाला जा रहा है, जो कह रहा है राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं उसके अंदर, और केंद्र सरकार भी। केंद्र सरकार ने कानून बना के उनके मन में वहम डाल दिया, राज्य सरकार ने अपने पैर पीछे करके वहम डाल दिया। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर एक चीज समझनी होगी किसानों को भी, बेशक प्रदर्शन कर ले, प्रदर्शन से कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि पहले भी देश पूरा भारत बंद किया था, तब भी कोई हल नहीं निकला, सिर्फ बातचीत का दौर ही चलता रहा था। मगर सरकार और किसान दोनों ही मिलकर इसके अंदर कुछ सोचे, तब जाके कुछ भी इसमें रास्ता निकल सकता है। मगर अभी भी दूरियां जरूर बनी हुई है, बेशक दोनों कोशिश कर रहे हैं, मगर कोशिश किसी नतीजे पर नहीं जा पा रही है, ये सबसे बड़ी सवाल बन रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर लगातार रार जारी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से इस मसले का हल निकल पाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। सरनाइक बल्लाड एस्टेट इलाके में ईडी के कार्यालय में पहुंचे थे। पूछताछ के बाद जब सरनाइक ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि टॉप्स सिक्योरिटी में हुए घोटाले की वजह से ईडी ने मुझे 2 बार बुलाया था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से मैं जांच में शामिल नहीं हो पाया। ईडी ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझसे सवाल पूछे हैं ताकि मुझे गलत ना लगे। मैंने ईडी को कहा है कि अगर टॉप्स सिक्योरिटी का घोटाला हुआ है तो वह जरूर बाहर आना चाहिए। यही आज आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, टॉप सिक्योरिटी का जो घोटाला बहुत दिनों से चल रहा है, और जिसकी वजह से मुझे ईडी के अधिकारियों ने बुलाया था। 2 बार बुलाने के बाद में आज मैं हाजिर हो गया हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, उस चीज़ों की वजह से मैं हाजिर नहीं हो पाया। मगर आज जब उन्होंने मुझे सवाल पूछे तो हर सवाल का जवाब मैंने दे दिया। उन्होंने पॉलिटिकली पूछे, उन्होंने बिजनेस के पूछे, उन्होंने इतर भी फैमिली के पूछे, हर सवाल का जवाब मैं दिया। ईडी के अधिकारियों ने बहुत ही अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से सवाल जवाब किया ताकि मुझे कुछ गलत हो रहा है ऐसे कुछ लगा नहीं है। हर सवाल का जवाब दिया। साथ ही में उनको ये भी कहा कि ये अगर सिक्योरिटी सर्विसेज का कुछ भी घोटाला हो गया, ये अगर करप्शन होगा या भ्रष्टाचार होगा तो ये बाहर आना चाहिए, जनता के सामने सच आना चाहिए। जो है
ईडी के सामने पेश हुए हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद जब वे ईडी दफ्तर के बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद तमाम सवालों का जवाब देते हुए विधायक सरनाइक ने कहा कि ईडी ने मुझसे बहुत अच्छी तरीके से सवाल पूछे हैं ताकि मुझे कुछ गलत ना लगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस मसले में वाकई में कोई घोटाला हुआ है, टॉप सिक्योरिटी के मामले में अगर वाकई में घोटाला हुआ है तो वो बाहर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जितना हो सकेगा उतना ईडी का साथ दूंगा और किसी तरह से जांच में अड़ंगा नहीं आएगा। तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के घोटालों की जांच होनी ही चाहिए और जनता के सामने सच आना ही चाहिए। ईडी दफ्तर के बाहर जब निकले सरनाइक तो उन्हें मीडिया कर्मियों ने घेर लिया और तमाम सवाल उनसे पूछे। जहां वे तमाम सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आए, उन्होंने कहा है कि मैं जांच में हर संभव सहायता देने की कोशिश करूंगा और मेरा पूरा साथ है ईडी को। वो जैसा चाहे मैं मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार ईडी ने तलब किया था विधायक सरनाइक को, लेकिन वो किन्हीं कारणोंवश पहुंच नहीं पाए थे ईडी दफ्तर और इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सफाई दी है कि मैं अपने निजी कारणों की वजह से ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाया था। मुझे पहले भी 2 बार तलब किया गया था, लेकिन मैं अब पहुंचा हूं और मेरे से अच्छे से पूछताछ की गई है और जितने भी सवाल दिए गए हैं मैंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। तो ये तमाम बातें कही गई है विधायक सरनाइक के द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विधायक सरनाइक को ईडी दफ्तर पहुंचना था। पूछताछ के लिए उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच संबंध में उनसे ये पूछताछ की गई है। विधायक प्रताप सिंह सरनाइक से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। ईडी ने उनसे पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनसे ये पूछताछ की गई है और जैसे ही ईडी दफ्तर के बाहर निकले प्रताप सरनाइक तो उन्हें मीडिया कर्मियों ने घेर लिया और तमाम सवाल उनसे किए गए, जिनका उन्होंने शांतिपूर्वक जवाब दिया है। महाराष्ट्र के मुंबई से ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर देखे प्रताप सिंह सरनाइक। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें तलब किया गया था, जहां उनसे पूछताछ की गई है। टॉप सिक्योरिटी में घोटाले का ये मामला है जिसमें प्रताप सिंह सरनाइक से पूछताछ की गई है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक से पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में ये पूछताछ की गई। उन्होंने कहा है कि अगर वाकई में ऐसा कोई घोटाला हुआ है तो वो जरूर बाहर आना चाहिए। जनता के सामने सच आना बेहद जरूरी है। ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने कही है। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों ने उन्हें कार्यालय के बाहर ही घेर लिया था, जहां उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें बुलाया गया था। शिवसेना के विधायक है प्रताप सरनाइक, जिन्हें धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था पूछताछ के लिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। प्रताप सिंह सरनाइक को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में देखा गया है, क्या कुछ जानकारी है इस मसले को लेकर? देखिए पल्लवी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरह से ईडी प्रताप सरनाइक को पिछले महीने से करीब 2 बार समन किया था, उस बीच जो है प्रताप सरनाइक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने हवाला दिया था कि वो कोरोना के चलते क्वारंटीन हो गए हैं। उसके बाद उनके बेटे बिहंग को भी बुलाया गया था। बिहंग को करीब 4 बार समन किया गया, लेकिन वो उनकी वाइफ की बीमारी का हवाला देते हुए वो अब तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से कल 11 बजे प्रताप सरनाइक जो है ईडी दफ्तर पहुंचे, करीब 6 घंटे की पूछताछ उनसे की गई। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत की और मीडिया से यह साफ तौर पे ये कहा है कि ईडी ने हमें जिस संबंध में बुलाया था, हमने ईडी के सारे सवालों का जवाब जो है सही सही दे दिया है। अब ईडी हमारे सवालों से संतुष्ट है या नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से जो भी था हमने पूरी तरह से सहयोग किया है। और हमने ईडी को ये भी कहा है कि आने वाले समय में ईडी को जब भी हमारी पूछताछ की जरूरत होगी, बिना किसी नोटिस के ईडी जब भी हमें फोन करेगी, हम 2 घंटे में वहां उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस पूरे मसले में और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये टॉप सिक्योरिटी घोटाला है क्या आखिर? देखिए, टॉप सिक्योरिटी घोटाला का जो ये मामला सामने आया है, एमएमआरडीए को वो 500 सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने की जो टेंडरिंग की गई थी, जिसमें प्रताप सरनाइक को ये कहा गया है कि प्रताप सरनाइक ने जो मुनाफा हुआ था उसका शेयर उन्होंने लिया है। 500 सिक्योरिटी गार्ड के एवज में महज टॉप सिक्योरिटी ने 70% ही सिक्योरिटी गार्ड को जो है
सुरक्षा दी थी, बाकी गार्डों का नहीं दिया था, जबकि बिल 100% लिया था। तो ये जो बीच का मसला है, ये पैसों को लेकर है, करीब 175 करोड़ का मामला है। इसको लेकर जो बिलिंग की गई थी, जिसमें प्रताप सरनाईक का शेयर होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ईडी ने अब तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं रखी है। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे विहंग के अलावा और फिर प्रताप सरनाईक को कई बार समन किया गया था, उसके अलावा टॉप सिक्योरिटी के जो पूर्व चेयरमैन है, उनको भी शशिधरन, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उनके अमित चंदोले, जो प्रताप सरनाईक काफी करीबी माने जाते हैं, उनको भी जो गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक ईडी ने सामने आकर कोई बात नहीं रखी है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उससे पूछताछ जारी है। इस बीच में जिस तरह से लगातार प्रताप सरनाईक के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, प्रताप सरनाईक ने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। उसके बाद कल जो है ईडी दफ्तर वो पहुंचे थे और 6 घंटे की पूछताछ में अपना सफलता दिखाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि शिवसेना विधायक प्रताप सिंह सरनायक को ईडी ने पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया, जहां उनसे पूछताछ हुई है और साथ ही सरनायक ने आश्वासन दिया है कि जब भी ईडी मुझे बुलाएगी तो मैं अब पूछताछ के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।